Hello students, so I am back with chapter 5 that is Indigo by Louis Fisher from class 12 textbook Flamingo, and in this particular video we are going to cover the short question answers and the higher order thinking skill questions from this chapter. So the first question is, who was Rajkumar Shukla and why has he been described as resolute? So Rajkumar Shukla was a poor sharecropper from the village Champaran. He was emaciated, he was poor, and he wanted Gandhi to come with him to his estate Champaran because he wanted to complain about the unjustified landlord system in Bihar. तो वो कंप्लेंट करना चाहता था गांधी से और चाहता था कि वो गांधी उनके साथ वहां पर चले. उसको रिजोल्यूट इसलिए कहा गया है क्योंकि गांधी हैड मैनी अपॉइंटमेंट, so he was not able to come with him and he followed Gandhi till he fixed a date to accompany him. Now, why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, how was he treated at the place of डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो गांधी जब राजकुमार शुक्ला के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए, जहां पर उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी तो नहीं मिले, बट द सर्वेंट्स टुक गांधी टू बी अनदर peasant with Rajkumar Shukla. Maybe it was because of the attire he was having. He was dressed like an ordinary farmer. तो उनको लगा कि ये भी कोई दूसरा किसान है, एंड दे हैड अ डाउट दैट दिस मैन इज अन अनटचेबल, सो ही वाज नॉट अलाउड टू हैव वाटर फ्रॉम द वेल, सो दैट द ड्रॉप फ्रॉम हिज वेसल शुड नॉट पॉल्यूट द एंटायर वेल. तो यहाँ पर हमें और गांधी को भी एक इंट्रोडक्शन मिलता है अनटचेबिलिटी का, जो कि उस समय सोसाइटी में प्रिवेलिंग थी. Now, why did Gandhi agree to a settlement of 25% to the farmer? गांधी 25% के रिफंड पर ही क्यों तैयार हो गए? क्या जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया, या ये ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा डेडलॉक था जो टूट गया? तो यहाँ गांधी gave a justification that the amount of refund was not important. Important was the fact that the Britishers were ready to surrender not only the money, but along with the money, their prestige, their arrogance was also at the stake. तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक अम्बल रिक्वेस्ट करते हुए अपने आप को इन किसानों के सामने झुकाया था. तो ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो अंग्रेज जो अपने आप को सुप्रीम समझते थे, जो ह्यूमन बीइंग, जो इन किसानों को ह्यूमन बीइंग्स की तरह भी ट्रीट नहीं करते थे, अगर वो उनके सामने झुकने को तैयार है तो 25% अमाउंट भी बुरा बिल्कुल भी नहीं है. How did the episode change the plight of the peasants? इस एपिसोड के बाद, इस चंपारण एपिसोड के बाद वहां के किसानों की दशा में क्या चेंज आया, ये आपको बताना है. तो जब ये केस खत्म हो गया, तो जितने भी इवेंट्स हुए थे उन्होंने गांधी की पोजीशन को एकदम क्लियर किया, और कुछ ही सालों के अंदर द ब्रिटिश प्लैंडर्ड abandoned their estates because they were no more profitable now, so which reverted to the peasants. क्योंकि वो किसानों के लिए थे तो वो किसानों को वापस मिल गए, और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वहां से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का एंड हो गया. Describe Gandhi as a social reformer. So Gandhi had observed the cultural, educational and social backwardness in the villages of Champaran, and he wanted to do something about it. So he opened 6 schools in villages, और वहां पर उनके फैमिली मेंबर्स ने और आश्रम के कुछ और टीचर्स ने वॉलंटियर किया, वहां लोगों को पढ़ाना शुरू किया. द पीपल वर टॉट अबाउट रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. ही गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, और कुछ बेसिक दवाइयां वहां रखवाई गई जिनसे लोगों को वहां ट्रीटमेंट दिया जाता था. लोगों को जागरूक किया जाता था कि कैसे उनको साफ रहना है और स्वस्थ रहना है. तो ये सारी चीजें गांधी ने वहां इम्प्लीमेंट की ताकि वहां सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सके. Next is, how did Gandhi teach his followers a lesson of self-reliance? This question is very important. So, one of his followers, C.F. Andrews, who was a missionary, came to meet Gandhi, and the lawyers
realized that because C.F. Andrews is an ardent follower of Gandhi, if he stands there in support of the farmers, it will strengthen their fight against the Britishers. तो कहीं ना कहीं अगर एक ब्रिटिशर्स उनके साथ खड़ा होता है तो इस लड़ाई में उनको मदद मिलेगी. बट गांधी वॉज completely opposite this idea. उन्होंने कहा it shows the weakness of your heart. In this unequal fight of rights, you want Mr. Andrews on your side as a prop. This shows that you have no confidence on your cause. If your cause is justified, if you have confidence on yourself, तो आपको किसी दूसरे में सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है और आप सामना करिए, एक ना एक दिन आप जरूर जीतेंगे. तो ये करके मिस्टर गांधी ने अपने सारे फॉलोअर्स को सेल्फ रिलायंस का लेसन दिया और बताया कि अपनी लड़ाई के लिए आपको आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा. So these were the short questions. Now let's move on to long questions, and we can also call it higher order thinking skill questions, the value based questions, or the character based questions. So the first question is, the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Elucidate. Or Champaran movement was the first triumph of civil disobedience in India. Explain how. This is the most important question from this chapter. ये दोनों questions में से कोई सा भी आता है तो आंसर आपका more or less same रहेगा. देखते हैं आंसर क्या होता है. सो गांधी हैड रीच्ड मोतिहारी. जब गांधी मोतिहारी पहुंचे, जो कि चंपारण की कैपिटल थी, और वहां पर जाके उन्होंने जो पीजेंट्स थे, किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके प्रॉब्लम्स को स्टडी करना शुरू किया. जब वो वहां से एक पास के गांव में जा रहे थे, क्योंकि वहां पर उन्हें खबर मिली थी कि एक पीजेंट था जिसको कि इल ट्रीट किया गया था, जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस थी उस समय. जो भी किसान जो उनका लैंडलॉर्ड्स का विरोध किया करते थे, उनको वहां पर इल ट्रीट किया जाता था इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा. तो जब वो रास्ते में थे तो उनको पुलिस सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर ने रोक दिया और उनको ऑर्डर दिया कि आपको टाउन वापस जाना है. जब वो वापस घर पहुंचे तो उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया जिसमें लिखा हुआ था कि आपको तुरंत के तुरंत चंपारण छोड़ के जाना है. गांधी ने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, उस लेटर पर रिसीव कर लिया कि मैंने इस लेटर को ले लिया है. यू हैव पास्ड ऑन द ऑर्डर, आई हैव रिसीव्ड इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर्स. उन्होंने लिखा ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, ही विल नॉट लीव द प्लेस. वो बिल्कुल लौट के जाने वाले नहीं है. अब क्योंकि उन्होंने एक कानूनी आदेश को मानने से मना कर दिया था, तो गांधी को एक सम्मन मिला जिसमें उन्हें आदेश दिया गया था कि नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में जाना है, उनको हाजिर होना है. इसका ये मतलब था कि अब गांधी एक लीगल ट्रबल में फंस चुके थे अपनी इस लड़ाई की वजह से, और कहीं ना कहीं उनको डर था कि दूसरे दिन हो सकता है उनको हमेशा कुछ समय के लिए अरेस्ट किया जाए. तो जब नेक्स्ट डे आया तो अ लार्ज नंबर ऑफ क्राउड वाज गैदर्ड देयर. वो पीजेंट्स, वो शेयर क्रॉपर्स, वो पुअर लोग जिनको कोई आइडिया भी नहीं था who was Gandhi and why has he come there and what are his achievements he has done at South Africa. उनको कोई आइडिया नहीं था, उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि ये उनका चैंपियन है जो उनकी लड़ाई को यहाँ लड़ने के लिए आया है और ये महात्मा उन्हीं की वजह से आज ट्रबल में है. तो ये ढेर सारी संख्या में जो किसान थे वो वहां आ गए और उस कोर्ट हाउस को उन्होंने घेर लिया. इन लोगों को यहाँ इकट्ठा करने में कोई भी मोटिव नहीं था. कोई उनको लीडिंग नहीं कर रहा था, कोई उनको मोटिवेट नहीं कर रहा था, प्रोवोक नहीं कर रहा था. अपनी इच्छा से एक स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ये किसान जो है वो कोर्ट हाउस के बाहर कर रहे थे. तो प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया जज को कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि उस बीच में इस क्राउड को कंट्रोल किया जा सके. गांधी ने बिल्कुल मना किया कि ये डिले जो है ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा. उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा ये कहते हुए कि if you think that I am a guilty, of course I am a guilty, because और जो भी मेरी पनिशमेंट है वो मुझे दीजिए. क्योंकि उन्होंने बताया कि इंसान की ड्यूटी अगर लॉ के प्रति होती है तो उससे कहीं ज्यादा ड्यूटी उसकी अपने कॉन्शियंस के प्रति होती है, ह्यूमैनिटी के प्रति होती है. तो उन्होंने ह्यूमैनिटी के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए एक लॉ के ऑर्डर को ठुकराया है, उसको नहीं माना, उसको डिसओबे किया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो
अथॉरिटीज थे उनको लगा कि ये तो अपना पनिशमेंट डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्सक्यूज लिया, 1-2 घंटे का रिसेस लिया। गांधी को उस बीच में बेल लेने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी ने मना कर दिया कि मुझे बेल नहीं चाहिए। आखिर में गांधी को बिना बेल के ही रिलीज कर दिया गया, और बाद में जजेस ने बताया कि बहुत दिनों तक इस केस का कोई जजमेंट नहीं होने वाला है और गांधी उस बीच में फ्री रह सकते हैं। इसके कई दिनों बाद गांधी को एक लेटर मिला और उन्हें बताया गया कि उनके अगेंस्ट जितने भी केसेस थे वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, और ये वो टाइम था जो जबकि सिविल डिसोबीडियंस ने पहली बार भारत में जीत हासिल की। और यहाँ से एक रास्ता खुल गया, ये पता चल गया गांधी को कि सिविल डिसोबीडियंस कैन बी अ टूल दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फ्रीडम इन इंडिया। और हम ये भी कह सकते हैं इसीलिए गांधी के पॉलिटिकल कैरियर में ये जो इंसिडेंट था दैट प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट। Now next question is, describe Gandhi as a leader or the quality we are supposed to get in a leader। और ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि आपको गांधी का एक कैरेक्टर स्केच देना है। So a good leader has a mass appeal। एक लीडर का प्रभाव होता है एक मास पे, मासेस में, पब्लिक में उसकी एक पकड़ होती है, उसकी अपील होती है, लोग उसकी बात को सुनना चाहते हैं और उसकी बात को मानते हैं। ही राइजेस फ्रॉम द मासेस। वो कोई स्पेशल फीचर नहीं होता है, उस भीड़ में से ही निकला हुआ पर्सन होता है, उस भीड़ के बारे में सोचता है और उनके लिए काम करता है, वो उस भीड़ का हिस्सा ही होता है। ही इज सिंसियर इन हिज अप्रोच। और ये जो सिंसियरिटी है दैट इज कन्वेड अमंग द मासेस। पब्लिक को पता चलता है कि ये सामने वाला जो आदमी है, जो हमारा लीडर है, वो हमारे लिए ही काम कर रहा है। उसके प्रिंसिपल्स इंटैक्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। ये प्रिंसिपल्स ट्रूथ हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, पैट्रियटिज्म हो सकता है, मोरालिटी होता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस हो सकता है और सेक्रीफाइसेस हो सकता है। ये सारी क्वालिटीज हैं दैट वी आर सपोज टू फाइंड इन अ गुड लीडर। अब इन्हीं क्वालिटीज पे हम अगर चाहें तो गांधी जी का कैरेक्टर को भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे गांधी अपने कॉज में बिल्कुल ट्रुथफुल है, उन्होंने कहीं भी कोई झूठ का सहारा नहीं लिया, वो ऑनेस्ट हैं, पैट्रियटिज्म है उनके अंदर, क्योंकि वो जितना भी काम कर रहे हैं वो अपने देश को के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते पे चल के वो अपने देश को आजाद करा सकते हैं। मोरालिटी है उनके अंदर, एक सेवा की भावना है उनके अंदर और त्याग की भावना है। उन गरीब किसानों का को जिनको कि वो पर्सनली जानते भी नहीं है, उनके लिए वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, अपने सारे कनेक्शंस को यूज कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि उनके अंदर सर्विस की कितनी फीलिंग है। ही बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। उनको लगता है कि उनका जो सारा काम है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, नेशन के लिए होना चाहिए, एंड डज नॉट थिंक इन द नैरो टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट और रीजन। आप किस क्लास को बिलोंग करते हो, गरीब हो, अमीर हो, किस कास्ट के हो, किस क्षेत्र को बिलोंग करते हो, इन सब चीजों से एक रीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी एक बार भी नहीं सोचते हैं कि वो गुजराती थे तो उनको बिहारी किसी कॉज से क्या लेना था, बिहार में जाके क्या करना था, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और अपनी पहली लड़ाई, जो पहली पॉलिटिकल लड़ाई है, वो उन्होंने बिहार की जमीन पर स्टार्ट किया। यानी कि एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो छोटे छोटे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। करप्शन एंड नेपोटिज्म आर टू इविल्स दैट सराउंड अ लीडर इन पावर। अब यहाँ पर जो लीडर होता है, अगर वो पावर में होता है तो दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो उसके डिटेरियोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और ये दो रीजंस हैं, करप्शन एंड नेपोटिज्म। और अगर कोई आदमी, अगर कोई लीडर पावर में है और करप्ट हो जाता है और या फिर वो नेपोटिज्म को प्रमोट करता है, यानी हर चीज में सिर्फ अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सेंसिबिलिटी होती है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है और वो फिर ही इज नो मोर अ लीडर। द लाइफ ऑफ अ गुड लीडर इज एन ओपन बुक। ठीक है, उसके सीक्रेट्स नहीं होते, मिस्टीरियस नहीं होता है, वो उसकी जितनी भी चीजें हैं वो पब्लिक के सामने खुली होती हैं, साफ होती हैं, पब्लिक उससे रिलेट करती है।
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज वर्ड्स एंड एक्शंस। एक अच्छा लीडर जो कहता है वही करता है। जैसे गांधी ने थ्रू आउट द चैप्टर हम देखते हैं कि उन्होंने जो कहा वही किया। सच गुड लीडर्स आर वेरी रेयर। ये भी एक फैक्ट है कि इतने अच्छे लीडर्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं, ज्यादा नहीं है। व्हाट वी फाइंड टुडे आर प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस। अभी जो हमारे यहाँ है वो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स नहीं है, who think of achieving their end without bothering about the purity of means। इन आजकल के नेताओं को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि साधन क्या है, रास्ता क्या है जो उन्होंने चुना है। उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि जो चीज उन्हें चाहिए, उनका जो पर्पस है, उनका जो एंड मोटिव है, इट शुड बी अचीव्ड। इट डजंट मैटर व्हाट मीन्स दे आर अडॉप्टिंग, बट देयर पर्पसेस शुड बी फुलफिल्ड। तो ये जो है ये पॉलिटिशियंस हैं, ये लीडर्स नहीं है। और ये बात जो है ये हमने कहीं भी नहीं देखते हैं हम गांधी जी के कैरेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल उनके सेल्फ रिलायंस की बात कोई ले लो, तो हमने सुना है कि जब गांधी आश्रम में थे तो अपने सारे काम खुद किया करते थे, अपने सारी जो टेक्टिक्स थे उनको खुद बनाया करते थे, उसे प्रमोट भी किया करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो लॉयर्स हैं वो चाहते हैं कि सीएफ एंड्रूज उनकी तरफ खड़े रहें, उनके कॉज को सपोर्ट करें, तो गांधी बिल्कुल नहीं चाहते कि सीएफ एंड्रूज को एक प्रॉप के रूप में यूज किया जाए, क्योंकि उनको लगता है देयर कॉज इज justified, so they should be confident enough that they themselves can be self-sufficient to get on the path of their struggle and overcome all the problems। तो ये सारी qualities जो हैं एक good leader की है, which we are able to find in the character of Mahatma Gandhi as well। So the last question is, what was the problem of the sharecroppers? sharecroppers का problem आखिर था क्या? ये sharecroppers का arrangement है वो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये किसी और questions का part बन के भी आ सकता है, short questions में भी आ सकता है और long में भी आ सकता है। So the most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by the Indian tenants। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो जितनी भी खेती के लायक जमीन थी वो बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिन पर इंग्लिश मैन का अधिकार था, और जो इंडियन वर्कर्स थे वो उन पर किराएदारों के रूप में काम किया करते थे। The chief commercial crop was indigo। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 of their holdings with indigo। तो इन जो जमींदार थे वो इन किसानों को मजबूर करते थे कि 3/20 होल्डिंग पे अपनी जमीन पर वो इंडिगो उगाएंगे। तो इंडिगो जो होती है वो उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो जिस जमीन पर उगाई जाती है धीरे धीरे उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रहा था उन फार्मर्स के लिए, एक ये घाटे का सौदा था। इनको क्या करना होता था, जितनी भी इंडिगो ये उगाते थे उस सब को रेंट के रूप में ये सरेंडर कर दिया करते थे लैंडलॉर्ड्स को। और ये जो व्यवस्था थी एक बहुत बड़े पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत चल रही थी। अब प्रेजेंट में क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड जो थे उनको पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हुआ है। जो भी चीज सिंथेटिक होती है एक तो वो क्वालिटी में रिफाइंड होती है, प्लस वो सस्ती भी पड़ती है। तो यहाँ इन अंग्रेजों ने सोचा कि ये यहाँ हमें फायदा रहेगा, तो उन्होंने इन किसानों से जो अपने एग्रीमेंट्स थे उनको वापस लेना शुरू किया और बोला कि आप हमें पे कर दीजिए और हम आपको ये 15% अरेंजमेंट से फ्री कर देंगे। तो ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था इट वाज ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पीजेंट्स। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा था उस व्यवस्था से। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये खत्म होने जा रहा है ये तो वेरी गुड। तो उन्होंने उनको उनके पेपर्स पे साइन कर दिया और खुशी खुशी साइन कर दिया। Those who resisted, but some of the peasants were there who were not ready to sign। उन्होंने नहीं करना था साइन, उनको कुछ ना कुछ डाउटफुल लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला किया और लॉयर्स को इंगेज किया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। जब इन्होंने लॉयर्स को हायर किया तो जो जमींदार थे उन्होंने बदमाशों को हायर किया। वो स्टार्टेड टू बुली द फार्मर्स। उनको बहुत ही टॉर्चर करना शुरू किया, उनको डराना धमकाना बुली करना शुरू कर दिया। इसी बीच क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। वो जो अनपढ़ किसान थे जिनको बहुत ज्यादा दुनियादारी की नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन इनको भी पता चल गया कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बना है और ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये प्लानिंग कर रहे हैं उसको खरीदने की।
तो रिजल्ट ये होगा कि वो जो 60% जमीन पर उगा हुआ इंडिगो जो इनके यहाँ पड़ा हुआ है वो यूजलेस हो जाएगा, और इनको तो इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इन तब ये लोग घबरा गए, और जिन्होंने साइन किए थे वो लोग भी जमींदारों से अपना पैसा वापस मांगने लगे। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनका इरादा जो था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और कहीं ना कहीं वो एक डिसऑनेस्ट अप्रोच के साथ इन गरीब किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वो टाइम था जब गांधी वहां पहुंचे, और ये प्रॉब्लम थी इंडियन शेयर क्रॉपर्स की। So that was all with this video. I hope you have understood all the questions, क्योंकि सारे questions जो हैं वो बहुत important हैं, और थोड़े थोड़े फर्क के साथ वो घुमा फिरा के वो question आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. So that's it for today. Thank you.